नमस्कृताय मित्रों, नमस्कृताय। आज हम लंबे समय के बाद वापस अपना एक व्याकरण का टॉपिक लेके आए हैं जो भी चल रहा है प्रत्यय। हम प्रत्यय की परिभाषा पढ़ चुके हैं, प्रत्यय के प्रकार पढ़ चुके हैं और जिन जिन प्रत्ययों का रूप हमने पढ़ा है उनके बाद जो अगला रूप पढ़ने वाले हैं आज हम, वो पहला प्रत्यय होगा लिट प्रत्यय। प्रत्यय को देखो इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स बोलते हैं। और जो अपना जो मेन जो टॉपिक है, मैं पहले उसका नाम दे देता हूँ कि अपन पढ़ने वाले क्या चीज़ है। अपन जो पढ़ने वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? प्रत्यय। हमने प्रत्यय की परिभाषा पढ़ी है कि प्रत्यय कहते किसे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है। हालांकि दोनों शब्द और धातु के लग सकते हैं, लेकिन कौन पीछे लगता है कौन आगे लगता है इसकी जानकारी हमें होना आवश्यक है। प्रत्यय कहते किसे हैं ये हमने पहले पढ़ लिया कि प्रत्यय हमेशा शब्दों के और धातुओं के बाद में लगते हैं। प्रत्यय के भेद कितने हैं, तो प्रत्यय के भेद अनेक प्रकार के होते हैं। तिंग प्रत्यय होते हैं, सुबंध प्रत्यय होते हैं, इनके अलावा कृत प्रत्यय होते हैं, त्वरित प्रत्यय होते हैं और स्त्री प्रत्यय होते हैं। प्रत्ययों के लगभग 5 भेद प्रत्यय के बताए हैं। अब कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं, त्वरित कितने भेद हैं, स्त्री कितने भेद हैं, ये अलग प्रकार से। लेकिन मूल रूप से अगर हम कहना चाहें कि प्रत्यय कितने हैं तो प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला है तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय लगता है धातु रूपों के जिनसे लकार बनते हैं। दूसरा प्रत्यय होता है सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय लगता है संज्ञा शब्दों के जिनसे विभक्ति चिन्ह बनते हैं। तीसरा प्रत्यय अपनाता है कृत प्रत्यय और त्वरित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ये प्रत्यय के लगभग 5 भेद हैं। फिर इन 5 भेदों के अलग अलग और जैसे कृत प्रत्यय के कई भेद हैं, त्वरित के अलग हैं और स्त्री प्रत्यय के अलग अलग भेद हैं। इन प्रत्ययों को हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे वाले जो प्रत्यय हमें पढ़ने हैं उनके अंदर हम सबसे जो पहला प्रत्यय लेंगे आज वो होगा हमारा लिट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा? लिट प्रत्यय पढ़ेंगे हम। देखिए लिट प्रत्यय, ये लिट प्रत्यय, ये प्रत्यय का पाठ कौन सा है? ये प्रत्यय का हम 5वां पाठ पढ़ रहे हैं आज। लिट प्रत्यय क्या चीज है? लिट प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं, ये प्रत्यय देखो भाववाचक संज्ञा शब्द बनाता है। पहली चीज, लिट प्रत्यय कौन सी संज्ञा बनाता है? भाववाचक संज्ञा बनाता है। संज्ञा शब्द बनाने के लिए जो प्रत्यय काम आएगा लिट प्रत्यय उसका एक महत्वपूर्ण प्रत्यय होगा। फिर हमने देखा है कि इस प्रत्यय से बने हुए जितने भी शब्द होंगे वो कैसे होंगे? नपुंसकलिंग होंगे। इस प्रत्यय से, लिट प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द कैसे होंगे? नपुंसकलिंग होंगे। जैसे हमने कई पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ा कि तिन प्रत्यय, तो तिन प्रत्यय से जो बनने वाले रूप होते हैं, अरे हमने 3 प्रत्यय पढ़ा तो 3 प्रत्यय से जो बनने वाले रूप होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन लिट प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा क्या होंगे? नपुंसकलिंग होंगे। हमने देखा है कि अलग अलग प्रत्यय रूप भी चलते हैं, लेकिन लिट प्रत्यय का कोई रूप नहीं चल रहा है, ये हमेशा नपुंसकलिंग में होता है, भाववाचक संज्ञा बनाता है। लिट प्रत्यय में देखो, लिट प्रत्यय का नाम क्या लिखा हमने को? लिट प्रत्यय। इसमें आगे वाला क्या है? ल लगाया हुआ है, जिसको हम लसक त्वदिते सूत्र से, किस सूत्र से? लसक त्वदिते सूत्र से ल की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? लसक त्वदिते सूत्र का मतलब होता है ल, स और कैवर्ग, जो भी कैवर्ग आता है उन, अगर वो शब्द के किसी प्रत्यय के आगे आते हैं तो उनकी क्या होती है? इत संज्ञा हो जाती है। जैसे हमने त्वा प्रत्यय पढ़ा तो त्वा प्रत्यय में आगे क्या होता है? तो लसक त्वदिते सूत्र से उस कै का इत संज्ञा अर्थात कै का लोप हो जाता है। उसी प्रकार लिट प्रत्यय में लसक त्वदिते सूत्र से, किस सूत्र से? लसक त्वदिते सूत्र से ल की इत संज्ञा हो जाएगी और इत संज्ञा का मतलब होता है उसका लोप हो जाना। बचेगा क्या? युट बच गया। युट में जो ट है, ट के सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? हलंत। ट के लास्ट में क्या दिख रहा है? हलंत। और ये है हलंतम सूत्र से, किस सूत्र से? हलंतम सूत्र से इस ट की भी इत संज्ञा हो जाएगी। बचेगा क्या? केवल यू शेष बचेगा। लिट प्रत्यय में लसक त्वदिते सूत्र से ल वर्ण की तथा हलंतम सूत्र से ट वर्ग की इत संज्ञा होकर केवल यू शेष रहता है। केवल शेष क्या बचेगा? केवल और केवल यू शेष बचेगा। और यू को क्या होता है फिर जो बचेगा? तो इसे बाद में युवार नाको, ये सूत्र क्या है? युवार नाको सूत्र से अन शेष बचेगा। उसमें यू के जो यू बच गया ना, तो यू के अंदर युवार नाको सूत्र से क्या बचेगा? अन शेष बचेगा। तो अब ये हमें ध्यान रखना कि लिट प्रत्यय में शेष क्या बचता है? अन। किस सूत्र से बचता है? युवार नाको सूत्र से। एक चीज और बता दूं मैं आपको, हालांकि प्रतियोगी क्वेश्चन है, प्रतियोगी प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको कि लिट प्रत्यय में ल की इत संज्ञा किस सूत्र से होगी? लसक त्वदिते सूत्र से होगी। लिट प्रत्यय में ट की संज्ञा किस सूत्र से होगी? हलंतम सूत्र से। हलंतम का मतलब लास्ट में जो हलंत आ रहा है, हलंतम सूत्र से ट की संज्ञा हो जाएगी।
अब आएगा लिट प्रत्यय में जो यू आया है उस यू का अनशेष कैसे रहता है, यू का अनशेष कैसे रहता है। तो मैं बता दूं आपको, यू का अन किससे, युवार नाको सूत्र से, युवार नाको सूत्र से यू का क्या शेष बच जाएगा, अनशेष बच जाएगा। तो अलग अलग प्रकार से इसकी अलग अलग संज्ञा होती है, संज्ञा होती है। तो हमें ये ध्यान रखना कि लिट प्रत्यय में शेष बचने वाला शब्द कौन सा है, अन है, अनशेष बचेगा। अर्थात लिट प्रत्यय जोड़े जाने पर धातुओं की अंतिम स्वर को धातु की उपदा के स्वर को गुणादेश होता है। ध्यान रखना, अब उपदा का मतलब होता है प्रारंभ वाला शब्द, उसे बोलते हैं उपदा। वो क्या हो जाएगा, गुणादेश हो जाएगा, जैसे नीका बन जाएगा ने। अरे गुणवर्ण कौन कौन से हैं, हमने जब गुण संधि पढ़ी है तो हमने गुणवर्णों के बारे में भी हमने अध्ययन किया है। गुणवर्ण 3 होते हैं, ए के बाद में गुणवर्ण क्या होता है, ए, और ए के बाद में होता है फिर ओ। 3 गुणवर्ण होते हैं। वृद्धि वर्ण भी 3 होते हैं, आ, आई और औ। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि गुण वर्ण कितने होते हैं, गुण वर्णों की संख्या होती है 3। ए के बाद में होता है ह्रस्व ए, ह्रस्व ए होता है, ह्रस्व ए के बाद में ए होता है और ए के बाद में ओ होता है। 3 गुण वर्ण पाए जाते हैं। एक चीज उपदा वर्णों की क्या हो जाएगी, गुण संज्ञा हो जाएगी। आकारांत धातुओं के साथ सीधा शेष शब्दांश जोड़ जाता है। अगर कोई आकारांत धातु, जैसे दा धातु है तो दा का देश दाई रहेगा, केवल पीछे क्या जोड़ेगा, अन जोड़ेंगे, हम अन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, अन। आकारांत धातुओं के साथ केवल हम सीधा अन जोड़ेंगे और शेष शब्दांश जोड़ जाता है। जबकि एकारांत जो धातु ऐसे ऐसे, जैसे गई धातु है तो कई धातु ऐसे भी है जो ऐसे प्रारंभ होती हैं, ऐ को हमेशा आ में बदलकर शेष शब्दांश जो अन जोड़ते हैं पीछे। जैसे ऐ धातु गई धातु है तो गई की हम क्या करेंगे, गई धातुओं के तो गई का हम क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। गई से जैसे अयादी संधि में गई से आय बनता है तो उसी प्रकार जो गई होगी उस गई का क्या बनेगा, आ बनेगा। जैसे गई धातु तो गई का बन जाएगा गा। समझ रहे हैं, ऐसे बहुत कम धातु आई वाली, लेकिन जो धातु आएगी उनके लिए मैं पहले बता देता हूँ। दूसरी चीज ध्यान रखना, में जितने भी उपदा वाले धातु आ रही है उनकी गुणादेश संज्ञा हो जाएगी, उनका गुण वर्ण हो जाएगा। अब आता है इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए चल, कौन सी धातु है, चल धातु है। हमें पीछे जोड़ना क्या है, अन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, अन जोड़ना, ठीक है, अन जोड़ेंगे हम तो बनेगा क्या, चलन बन जाएगा। तो लेकिन नपुंसकलिंग में होता है, इसलिए नपुंसकलिंग में होने के कारण क्या बच जाएगा, ये चलनम। क्या बचेगा, चलनम। नपुंसकलिंग भावे लिट प्रत्यय में नपुंसकलिंग के अनुसार केवल नपुंसकलिंग ही होता है और कोई लिंग में नहीं चलता है, ध्यान रखना। अब जैसे चल धन अन क्या बच गया, चलनम। तो क्रि धन अन क्या बन जाएगा, करणम। क्रि धन क्या बचेगा, करणम। बहुत ही सरल सूत्र है ये वैसे तो, और सरल प्रत्यय हैं। धातुएं बहुत सारी हैं, केवल चीज पीछे अन बचाना है और अन के बाद में मैं तो लगेगा। मैं किस चीज का लगेगा, किसमें, लिट प्रत्यय के अंदर सबसे लास्ट के अंदर मैं क्यों बचता है, क्योंकि ये हमेशा नपुंसकलिंग ही होते हैं। जितने भी नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उनके एक वचन में तो मैं तो आना आवश्यक होता है। जैसे फलम, पत्रम, शास्त्रम, शस्त्रम, चित्रम, स्थानम, दृश्यम, तो जितने ये बनेंगे लिट प्रत्यांत शब्द बनेंगे वो इसी प्रकार बनेंगे। चलनम, स्था से बन गया स्थानम, भाई स्था धातु तो पीछे नम लगा दो, स्थानम। क्रि धातु तो क्या लग जाएगा, करणम। क्या लग जाएगा, करणम। नी धातु तो नी का बन जाएगा, नहीं। तो ये सब जो चल रहा है गुण आदेश वाली चीजें, पट से क्या बन जाएगा, पठनम। क्रि से कर्णम हो ही गया। धाव धातु, धाव से क्या बनेगा, धावनम बन जाएगा। भू से क्या बनेगा, भवनम। इस प्रकार जो लिट प्रत्यय शब्द है वो हमें इतना ध्यान रखना है। हालांकि इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन मोटा मोटी तौर पर हमें ये जानना है कि लिट प्रत्यय शब्द होता है वो भाववाचक संज्ञा बनाता है। दूसरी चीज कि लिट जो प्रत्यय होता है ये हमेशा नपुंसकलिंग में होता है। लिट प्रत्यय में लय की इत संज्ञा होती है, लसक त्वरित सूत्र से होती है। लिट प्रत्यय में टय की जो इत संज्ञा होगी वो किससे होगी, हलंतम सूत्र से होगी। शेष बचेगा यू। जब यू शेष बचेगा तो युवार नाको सूत्र से अन शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा, अन। किस सूत्र से, युवार नाको सूत्र से। इस प्रकार हमने कम से कम 10 उदाहरण ऐसे रखने चाहिए। जैसे क्रीधन लुट लाइदा कर्णम, दाधन लुट दानम, हरिधन लुट हरणम, पड़धन लुट पठनम, चलधन लुट चलनम। ये कर सकते हैं हम, मृधन लुट मरणम। लेकिन जो शब्द आएगा वो क्या आएगा, नपुंसकलिंग में आएगा।
तो लिट प्रत्यय के अनुसार हमने देख लिया कि लिट प्रत्यय जो होता है वो केवल नपुंसकलिंग के अंदर बनता है। इसके अलावा हमें दूसरे किसी कोई लिंग का प्रयोग इसके अंदर नहीं करना है। इसके शब्द रूप होते हैं, न तो वो राम के समान चलते हैं, न कोई सीता के समान चलते हैं, न कोई रमा के समान चलते हैं, न कोई मति के समान, क्योंकि इसके पुल्लिंग शब्द नहीं होते, इनके स्त्रीलिंग शब्द नहीं होते हैं। इससे जो बनने वाला शब्द होता है, इससे जो बनने वाला रूप होता है वो केवल केवल और केवल नपुंसकलिंग होता है। क्लियर है? ये लिट प्रत्यय। लिट प्रत्यय के बाद आगे जो हम दूसरा प्रत्यय पढ़ने वाले हैं आज, वो होगा कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय। ध्यान रखना आप, घय प्रत्यय भी प्रतियोगी परीक्षा में अधिक पूछा जाता है। घय प्रत्यय क्या चीज है तो मैं बता रहा हूँ। घय प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाता है। जिस प्रकार हमने लिट प्रत्यय पढ़ा था उसी प्रकार घय प्रत्यय भी भाववाचक संज्ञा बनाता है, लेकिन इसमें अशेष बचता है। इसमें शेष क्या बचता है? अशेष बचता है। कैसे बचेगा अशेष? इसकी भी पूरी प्रक्रिया है। यह प्रत्यय हमेशा भाववाचक संज्ञा बनाता है। इस प्रत्यय से बने हुए शब्द सदैव और सदैव पुल्लिंग होते हैं। कौन से प्रत्यय से? घय प्रत्यय से हमने पढ़ा। लिट प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा नपुंसकलिंग होते हैं। उसी प्रकार घय प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे? केवल और केवल पुल्लिंग होंगी। घय प्रत्यय में लसक त्वदितेय सूत्र से, किस सूत्र से? क्योंकि देखो ल आ गया तो लसक त्वदितेय सूत्र से क्या हो जाएगा? घय काल लो, क्योंकि कै वर्ग में घय घड़ी। अरे भाई लसक त्वदितेय का मतलब ल से और कै वर्ग में पांचों आगे कै गड़े तो घ आ गया। लसक त्वदितेय सूत्र से क्या हो जाएगा? इस घ हलंत होगा, उस घ हलंत का क्या हो जाएगा? लोप। क्या हो जाएगा? घ हलंत का। इसमें से कौन निकल गया? लसक त्वदितेय सूत्र से माइनस कौन हो गया? घ माइनस हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा? ए बचेगा। और हलंतम सूत्र से क्या हो जाएगा? ये की संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ शेष जो बचने वाली चीज है वो क्या होगी? ए होगी। क्या होगी? केवल ए। अरे समझ चुके आप? भाई नहीं समझो दोबारा देख लिया आप। लिट प्रत्यय से हमने पढ़ा अनशेष बचता है। लसक त्वदितेय सूत्र से, हलंतम सूत्र से, युवार नाकु सूत्र से केवल अनशेष बचा है। उसी प्रकार हमने देखा है कि जो हम पढ़ रहे हैं घय प्रत्यय, तो घय प्रत्यय में पहला हमने कौन सा सूत्र लगाया है? लसक त्वदितेय सूत्र। कौन सा लगाया है? लसक त्वदितेय सूत्र से हमने इसमें क्या कर दिया? घय की संज्ञा। तो इसमें से कौन निकल गया? घय निकल गया। घय निकल गया तो कौन बच गया? इसमें ऐ बच गया। ऐ में जो ये है, इस ये की संज्ञा कैसे हो गई? हलंतम सूत्र से। कैसे हुई? हलंतम सूत्र से ये की संज्ञा हो गई। तो शेष बचने वाला रूप कौन सा है? ऐसे ही बचेगा। क्लियर है? फिर आप लास्ट में कहते हैं बच्चे भाई सर ए कैसे आ गया? भाई प्रत्यय तो हमने घय लगाया था तो घय से बचना चाहिए था, लेकिन ए कैसे आया? तो ए की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है। इसमें दो सूत्र लग रहे हैं, लसक त्वदितेय और हलंतम। जो शेष बचने वाली चीज है वो होगी इसमें ए। बनने वाली चीज कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा बनेगी। बनने वाला रूप कौन सा होगा? केवल और केवल पुल्लिंग होगा। स्वरांत धातुओं के साथ घय प्रत्यय जोड़े जाने पर धातु के अंतिम स्वर को वृद्धि आदेश, धातु का जो अंतिम शब्द होगा उसका हमें क्या करना है? वृद्धि आदेश करना है। वृद्धि वर्ण कितने होते हैं? 3। धातु का जो अंतिम शब्द होगा वो क्या होगा? वृद्धि। और वृद्धि वर्ण कितने होते हैं? वृद्धि वर्ण 3 होते हैं। आ होता है, आ के बाद में ऐ होता है, ऐ के बाद में औ होता है। 3 वृद्धि वर्ण होते हैं। तो हमें वृद्धि वर्णों की संख्या भी मालूम करनी है। हमने संधि पढ़ी थी तब मैंने वृद्धि वर्ण 7 पढ़े थे उस समय। ध्यान रखना, स्वरांत का मतलब जिसके अंत में लास्ट में स्वर हो, स्वर अंत। इस प्रकार की धातुओं के साथ घय प्रत्यय अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़े जाने पर धातु के अंतिम जो स्वर होगा, धातु का जो अंतिम स्वर होगा उसके साथ क्या हो जाएगी? वृद्धि आदेश कर दिया जाना है केवल। हलंत धातुओं के साथ घय प्रत्यय जोड़े जाने पर धातु की उपदा, उपदा का मतलब पहले, धातु की उपदा ए स्वर को वृद्धि आदेश करके आ में बदला जाएगा। अगर ए स्वर हो रही है तो हमें ए की वृद्धि क्या होगी? आ होगी। हमें उसका आ कर देना चाहिए। ठीक है ना? और ए के अलावा अन्य स्वर होने पर केवल गुणादेश होता है। केवल और केवल क्या होता है? गुणादेश। इसे ई के स्थान पर ए हो जाएगा, अगर उ हो रहा है तो उ के स्थान पर ओ हो जाएगा, अगर री हो रहा है तो री के स्थान पर अर हो जाएगा, क्योंकि ये गुण है। हमने गुण संधि पढ़ी तो गुण संधि पढ़ने के बाद हमने गुण संधि पढ़ने के समय हमने पढ़ा गुण शब्द कौन कौन से होते हैं। तो गुण शब्द ई के स्थान पर ए था, उ के स्थान पर ओ था, री के स्थान पर अर था। ये गुण वर्ण थे 3। आकारांत धातुओं के साथ अगर हम घय प्रत्यय लगा रहे हैं, ऐसी धातुएं जो आकारांत हो अर्थात जिनके अंत में आ की ध्वनि प्रकट होती है, आ का स्वर प्रकट होता है, ऐसी अगर कुछ धातुएं हों तो घय प्रत्यय जोड़े जाने पर धातु व प्रत्यय के बीच में केवल और केवल यह वर्ण प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? यह वर्ण प्रयुक्त होता है।
ऐकारांत, वही गई वाली बात आ गई वापस। ऐकारांत अगर धातु के साथ घे प्रत्यय हमें जोड़ना है तो ऐ को हम आ में बदलेंगे। ऐ को किसके अंदर बदलेंगे? आ में बदलेंगे। नियम सुनते रहना आप। अगर हम ऐकारांत धातु के साथ अगर हम घे प्रत्यय लगा रहे हैं तो घे प्रत्यय लगाते समय ऐ जो धातु शुरू हो रही है उसको हमें क्या बदलना है? आ बदलना है। आ बदलने से फिर हम पीछे हम आराम से इसके ए जोड़ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना आप, जो मैंने बताया आपको यह बड़ा नियम, आकारांत धातुओं के साथ घे प्रत्यय जोड़े जाने पर धातु व प्रत्यय के बीच में यह चिन्ह लगाया जाता है, जिसमें समझाऊंगा भी आपको आएगा। और इसके जो उदाहरण है वो मैं आपको बता देता हूं बीच में क्या करना है। जैसे आपके घ्या धातु है, धातु कौन सी होगी? हम ये पढ़ रहे हैं घे प्रत्यय। अब घ्या धातु है, अब घ्या के आकारांत धातु होगी, धातु कौन सी होगी? आकारांत। और हमें जोड़ना क्या इसके अंदर? ये जोड़ना है। बीच में क्या जोड़ना है? ये जोड़ दिया और ये पीछे शेष कौन सा बच गया? ए। अब बताइए शब्द बनने वाला चीज कौन सा हो गया? घ्या ये हो गया। कौन सा हो गया? घ्या है। हो सके ना? बिल्कुल। अगर आकारांत धातु है तो आकारांत धातु के बीच में हमने जो बताया है कि आकारांत धातु में हम ये शेष बच देंगे, और जब ये शेष बचेगा तो हमने प्रत्यय के अनुसार इसमें ए लगेगा। जब ए लगेगा तो ए के अंदर ये शेष ये आ रहा है तो ए और ये मिलकर के पूर्ण ये हो जाएगा। तो जो बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा? घ्याय हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए पट धातु है, तो मैंने बताया जो धातु पट है इसमें आ संज्ञा हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा? आ। तो प का बन गया पा, ठे का बच गया ठे, और पीछे जो रूप लगाना वो कौन सा लगाना है? ए। तो पुल्लिंग बन रहा है तो क्या बन जाएगा? पाठ है। जैसे क्या बन जाएगा? घ्याय है। पाठ से क्या बन जाएगा? पाठ है। क्योंकि बनने वाला जो शब्द है वो क्या होगा? शब्द कौन सा होगा? पुल्लिंग शब्द होगा इसमें। इसी प्रकार जो कुछ और इसके जो रूप बन रहे हैं, जैसे त्यज धातु है तो त्यज में लास्ट में चजो कु घण्यतो, एक सूत्र इसमें च वर्ग और जे का क्या हो जाएगा? कु का मतलब कै वर्ग, कै वर्ग का क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है धातु के अंतिम जो च होगा उस च के स्थान पर क्या हो जाएगा और ज के स्थान पर ग हो जाएगा। किस सूत्र से हो जाएगा? चजो कु घण्यतो, चजो कु घण्यतो सूत्र से च के स्थान पर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, च के स्थान पर जैसे पच धातु है तो उसका पक होता है, वच धातु होती है तो वक, वच धन तव्यत क्या हो जाएगा? वक्तव्यम। पढ़ा हमने? पच धन तव्यत क्या होगा? पक्तव्यम। त्यज धन क्या होगा? त्यगतव्यम। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि च के स्थान पर क्या आदेश होता है और ज के स्थान पर ग आदेश होता है। किस सूत्र से? चजो कु घण्यतो, इस सूत्र से ये होता है। अब जैसे जैसे आप त्यज धातु आगे तो त्यज का क्या बन जाएगा? भाई मैंने बताया त्यज धातु, धातु कौन सी है? त्यज। अब इसके लगाना हमें घय प्रत्यय लगाना है, ठीक है? इसके घय प्रत्यय लगाना पुल्लिंग शब्द होगा तो च का तो ये बन गया त्या, उपदा हो गई तो उपदा तो आ गया। अब इस ज के स्थान पर बनने वाला शब्द कौन सा होगा? गए। ये हमने लगा दिया गए। अब इसके अनुसार क्या बचेगा? ये। और शब्द कौन सा होगा? पुल्लिंग। तो देखो लो रूप क्या बन गया इसका? त्यागह बन गया। इसका जो रूप बनने वाला कौन सा बन जाएगा? त्यागह बन जाएगा, ठीक है ना? अब आया कैसे? बस धातु तो त्यज थी तो त्यज में त्याग कहाँ से आ गया? तो मैंने बता दिया आपका, जो त्यज तो धातु थी त्यज के बाद में इस ज के स्थान पर क्या बन गया? ग बन गया। आगे क्या था? ए गया। इसमें शब्द कौन सा बनेगा? पुल्लिंग। शब्द कौन सा बन गया? त्यागह है। कौन सा बन गया? त्यागह शब्द बन गया। इसी प्रकार बनने वाले शब्द क्रि से बन गया कार्य है, पट से बन गया पाठ है, कम से बन गया काम है, श्लिष से बन गया श्लेष है, नी से बन गया नाय है, वध से बन गया वाद है, पच में देखो च धातु है तो पाक है, ध्यान रखना, क्योंकि च की जगह के आदेश हो जाएगा। यज से बन जाएगा याग है, दह से बन जाएगा दाह है, वह से बन जाएगा वाह है, चल से बन जाएगा चाल है, रम से बन जाएगा राम है। रम से क्या बनेगा? राम है। राम शब्द के अंदर धातु कौन सी होती है? रम धातु। प्रत्यय कौन सा है? घय प्रत्यय। ध्यान रखना, अगर राम शब्द की आपको प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करनी हो तो राम शब्द की जो मूल धातु होती है वो रम धातु होती है, और प्रत्यय कौन सा है? घय प्रत्यय लगा हुआ है। रम और घय मिला करके क्या बना है? राम है। राम का भी हम प्रकृति प्रत्यय कर सकते हैं। मृधन घय क्या बनेगा? मारे है। हृदन घय क्या बनेगा? हारे है। श्रीधन घय क्या बनेगा? सारे है। पुष्धन घय क्या बनेगा? पोष है। पू के स्थान पर पो है ना, गुणादेश, उ का ओ, नी का ए। कुप का कोप है, क्रुद्ध का क्रोध है, मुद का मोद है, रुच का रोच है।
सिंच का सेके हैं, चुर का चोरे हैं, तो ये त्रि का तारे हैं। ये जो शब्द हैं ये घय प्रत्यय लगाने से बने हैं। उदाहरण आप और मंगा सकते हो, उदाहरण बहुत सारे हैं, नियम भी पूरी तरह से आपको और मिल सकते हैं, लेकिन नियमों को आप एक बार दोबारा ध्यान से समझना। अगर एक बार समझ में आ जाती है तो फिर हमें बार बार इसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान रखना, घय प्रत्यय भाववाचक संज्ञा पैदा करते हैं, इनसे बनने वाले शब्द होते हैं भाववाचक संज्ञा, संज्ञक पद होते हैं। दूसरी चीज उपदा हमेशा इसकी गुण होती है, और ऐकारांत धातु के जो होता है उसका आई बनता है। बनने वाले शब्द कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। घय प्रत्यय में केवल ऐसे से बसता है। घय प्रत्यय में लसत्व द्वितीय सूत्र से घय की इस संज्ञा हो जाती है, शेष बसता आई बसता है। आई में जो यह बच गया उस यह की हलंतम सूत्र से इत संज्ञा होकर के यह समाप्त हो जाता है, और शेष क्या बचेगा? ऐसे ही बचेगा। किस सूत्र से बचेगा? हलंतम सूत्र से और लसत्व द्वितीय सूत्र से घय का उपसर्ग और घय का जो पीछे वाला ये था, इन दोनों की इत संज्ञा होकर के यह से ही बचेगा। बनने वाले सब कैसे होंगे? बिल्कुल पुल्लिंग होंगे। जैसे मैंने बता दिया उदाहरण करके, घ्याय है बना दिया, कार्य है बना दिया, पाय है बना दिया, गाय है बना दिया, जाय है हो गया, श्रु का श्राव है, हरि का हार है, भू का भाव है, अभि का अभिशा, अभिधन साप है, अभिशाप है, अभिधन सप धातु से क्या बन जाएगा? साप है। रम से बन गया राम है, चल से बन गया चाल है, पट से बन गया पाठ है, क्रि से बन गया कार्य है, हरि से बन गया हार है, नी से बन गया नाय है। तो इस प्रकार दह से बन गया दा है। ये घय प्रत्यय हैं, ठीक है ना। अब घय प्रत्यय के बाद जो अगला जो प्रत्यय पढ़ने वाले हैं, ये प्रत्यय बड़े ध्यान से सुनना। इस बार 10th बोर्ड में इसी प्रत्यय को लिया गया है, इसलिए अब प्रत्यय आप थोड़ा ध्यान लगाकर और कान खोल करके ध्यान से सुनिए। जो प्रत्यय पढ़ने वाले हैं वो इस बार 10th सिलेबस में 2021 की जो बोर्ड एग्जाम है कक्षा 10, उसके अंदर इस प्रत्यय को विशेष तौर से शामिल किया गया है। बाकी अनेक प्रत्यय इसमें से हटाए गए इस बार, लेकिन हालांकि जो हटाए गए प्रत्यय हैं वो विशेष में तो आ सकते हैं। विशेष में आने से प्रत्ययों को नहीं हटा सकते, क्योंकि वो तो किसी चैप्टर में, किसी श्लोक में आ सकते हैं, किसी पाठ में भी आ सकते हैं, वो कोई बंदिश नहीं होती है। चूंकि एक प्रश्न आता है प्रत्यय का, उस प्रत्यय के प्रश्न के अनुसार बाकी कई प्रत्यय हटाए गए हैं, लेकिन एक ऐसे प्रत्यय पढ़ाएंगे आज हम जो आपके कोर्स में इस बार विशेष तौर से दिया गया है। कौन कौन से प्रत्यय दिए गए हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको बताता जाऊंगा कि इस बार बोर्ड के अंदर आपके कौन कौन से प्रत्यय आ रहे हैं, इनके प्रश्न किस प्रकार बनेंगे, ये हम पूरे प्रत्यय पढ़ने के बाद में निश्चित करेंगे। प्रत्यय कौन सा है? क्षत्र प्रत्यय। क्षत्र और सानच दो प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? क्षत्र और सानच प्रत्यय होते हैं। तो देखिए क्षत्र और सानच प्रत्यय में क्या चीज होती है, ध्यान से देखना पहले में, और विशेष तौर से अब हमें बिल्कुल सीधे बैठ करके ध्यान से देख लो आप कौन कौन से प्रत्यय हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। क्षत्र प्रत्यय और सानच प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय हमारे कोर्स में इस बार बोर्ड में दिए हुए हैं। दोनों प्रत्यय बड़े महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं, क्षत्र और सानच प्रत्यय। लट क्षत्र सानच प्रथमा समानाधिकरणी, इसका मतलब क्या है देखो आप, अर्थात अप्रथमा समानाधिकरण में लट के स्थान पर विकल्प से क्षत्र व सानच प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये दोनों प्रत्यय वर्तमान कालिक अर्थ प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये दोनों प्रत्यय हैं लट लकार का। भाई सूत्र में क्या दिया है? लट है क्षत्र सानच व प्रथमा समानाधिकरणी, इसका मतलब लट नाम आ गया तो लट लकार। लट जैसे हम पढ़ते हैं राम पुस्तक पढ़ता है, लट लकार हो गया। लेकिन राम पुस्तक पढ़ता हुआ मतलब वर्तमान क्रिया करता हुआ वो कुछ दूसरी क्रिया भी कर रहा है, वहां पर क्षत्र प्रत्यय का सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। मतलब वही बात हो गई, हमने कित्वा प्रत्यय पढ़ा, हमने लेप प्रत्यय पढ़ा, उसी अभिक्रिया में उसी अर्थ में आज क्षत्र और सानच प्रत्यय भी आने वाला है। जैसे राम पुस्तक पढ़कर खेलने गया, तो यहाँ पर क्या राम पुस्तक पढ़ता हुआ खेलता है, राम पुस्तक पढ़ता हुआ, तो ये पढ़ता हुआ आ गया। राम तैरता हुआ, राम चलता हुआ, राम हंसता हुआ, राम खाता हुआ, राम सोता हुआ, तो जो हुआ मतलब वर्तमान कालिक में जो क्रिया चल रही है, जहाँ पर क्रिया का पूरा प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पर क्रिया निरंतर चल रही है, क्रिया रुक नहीं रही है, मतलब पहली क्रिया और दूसरी क्रिया दोनों क्रिया लगातार चलती है। हमने त्वा प्रत्यय पढ़ा नहीं, तो त्वा प्रत्यय में तो क्या था, एक काम करने के बाद दूसरा काम, लेकिन इसके अंदर पहला काम भी चल रहा है और दूसरा काम भी हो रहा है, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। वहां पर क्षत्र प्रत्यय सानच प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे।
तो ये में ध्यान रखना है, दोनों प्रत्यय वर्तमान कालिक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अरे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है, रहा है, रही है, रहे हैं, जहाँ पर आईएनजी का प्रयोग होता है। तो उसी प्रकार हमारे संस्कृत के अंदर भी ये शत्र और सानस जो प्रत्यय हैं ये उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही हमें बोध कराते हैं, जहाँ पर क्रिया निरंतर चल रही है, निरंतर क्रिया चलने के साथ साथ अगली क्रिया भी हो रही है। राम पुस्तक पढ़ता हुआ खाना खाता है, तो राम खाना तो खाता है लेकिन साथ साथ में कौन सी क्रिया कर रहा हो, पुस्तक भी पढ़ रहा है। मोहन खेलता हुआ भजन गाता है, तो मोहन उधर खेल भी रहा है और साथ साथ भजन गाने की क्रिया भी कर रहा है। तो इस प्रकार जो डबल क्रिया होगी उन दोनों क्रियाओं के साथ जो प्रत्यय प्रयुक्त लेते हैं हम शत्र और सानच। विशेष ध्यान रखना है शत्र और सानच ये हमेशा कर्ता के अनुसार होता है। इसका सीधा संबंध किससे होता है, कर्ता से होता है। शत्र प्रत्यय का सीधा और सीधा संबंध क्या होता है, कर्ता से होता है। देखो वर्तमान काल का भी मैंने बता दिया कि वर्तमान काल में यदि किसी कार्य को लगातार जारी रखना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पाया जाता है। तो उसका संस्कृत रूप बनाने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, ये आप समझ रहे हो। शत्र प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातु के साथ, शत्र प्रत्यय का प्रयोग किस धातु के साथ रहेगा, परस्मैपदी धातु के साथ। शत्र प्रत्यय का प्रयोग केवल और केवल हम परस्मैपदी धातु के साथ ही कर सकते हैं। इसके अलावा हम आत्मनेपदी के धातु के साथ इस शत्र प्रत्यय का प्रयोग हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन जो सानच प्रत्यय होगा उस सानच प्रत्यय का प्रयोग हम आत्मनेपदी धातु के साथ ही करते हैं, परस्मैपदी के साथ धातु के नहीं कर सकते। तो ये उभयपदी धातुओं के साथ दोनों प्रत्यय, कई धातु ऐसी होती है उभयपदी होती है, उन धातुओं के साथ हम दोनों प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना शत्र प्रत्यय का प्रयोग केवल परस्मैपदी धातु के साथ होगा, सानच का जो है वो आत्मनेपदी धातु के साथ प्रयोग होगा। लेकिन कई धातुएं उभयपदी होती हैं, उनका प्रयोग हम दोनों धातुओं के साथ हम लगातार, जैसे दा धातु होती है तो दा उभयपदी धातु होती है, तो दा का प्रयोग हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं। शत्र भी कर सकते हैं, सानच भी। दा का हम करें दादन शत्र तो ये छन बनता है, और दादन सानच करेंगे तो ददानह बनता है। क्री धातु क्री उभयपदी होती है, तो क्रीदन शत्र क्या बनेगा, कुर्वन, और क्रीदन सानच क्या बनेगा, कुर्वाण है। तो कुछ धातुएं उभयपदी होती है जिनके अंदर हम दोनों प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। सानच प्रत्यय का प्रयोग तीनों वाच्यों में हो सकता है। ध्यान रखना नियम है, सानच प्रत्यय का प्रयोग तीनों वाच्य में हम कर सकते हैं। अब समस्या आ गई वाच्य क्या चीज है, तो वाच्य हमने आपको पहले पढ़ा दिए हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृत, कर्म और भाव। वाच्य तीन होते हैं, कृत्म, कर्म और भाव। तो सानच प्रत्यय का प्रयोग तीनों वाच्यों में हो सकता है, जबकि शत्र प्रत्यय का प्रयोग केवल और केवल कृतवाच्य में किया जाता है। सानच प्रत्यय का प्रयोग हम तीनों वाच्यों में कर सकते हैं, कृतवाच्य में भी कर सकते हैं, कर्मवाच्य में भी कर सकते हैं और भाववाच्य में कर सकते हैं। सानच प्रत्यय पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, ये तीनों वाच्यों में जा सकता है। लेकिन जो शत्र प्रत्यय हैं ये केवल और केवल कौन से वाच्य में आएगा, कृतवाच्य में आएगा, जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है, जहां पर कर्म हमेशा द्वितीय व्यक्ति में होता है और जहां पर क्रिया हमेशा कर्ता से संबंध रखती है। इस प्रकार के वाच्य के अंदर हम केवल और केवल कौन सा प्रयोग लाएंगे, शत्र प्रत्यय का प्रयोग ला सकते हैं। शत्र प्रत्यय में लसक त्वदिते सूत्र से स वर्ण की इस संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि लसक तदु में स आ गया ना, तो लसक तद्वितीय सूत्र से स की इस संज्ञा हो जाएगी। तो स की इस संज्ञा हो जाएगी, शेष क्या बच जाएगा, त्रिशेष बचेगा। तो लसक त्वदितीय सूत्र से स की और उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से री वर्ण की इस संज्ञा हो जाएगी। उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से री की इस संज्ञा हो जाएगी। ध्यान रखना। अब शेष केवल क्या बचेगा, अत शेष बचेगा। शेष क्या बच रहा है, अत शेष बच रहा है। तो इसमें शेष बनने वाली चीज कौन सी है, अत। ध्यान रखना, क्योंकि स से तो कौन चला गया, ये स था, तो लसक त्वदितीय सूत्र से कौन चला गया, स। अब क्या बच गया, जब स शेष बच गया तो यहां बच गया अत्रि। अब ये री जो री थी, ये री, ये किसे, उपदेश अजनुनासिक सूत्र से इस री की भी संज्ञा होगी। तो जब री की संज्ञा होगी तो यहां पर कौन बचेगा, केवल और केवल अत शेष बचेगा, त के हलंत बचेगा केवल अत। शत्र प्रत्यय में शेष बनने वाला जो शेष बचने वाला जो रूप हो वो कौन सा होगा, अत होगा। कौन कौन से सूत्र इस संज्ञा में काम आ रहे हैं, ये प्रश्न हो सकता है, मेन कंपटीशन एग्जाम के अंदर रीट में आ सकता है क्वेश्चन कि शत्र प्रत्यय से कौन कौन से सूत्र लगाएंगे हम, जिससे हम वर्णों का
लोप करेंगे या इस संज्ञा लगाएंगे तो पहला हो जाएगा लसक्त्व द्वितीय सूत्र से स की संज्ञा हो जाएगी, और री की अगर हम इस संज्ञा करनी है तो उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से। कुल मिलाकर के 10th क्लास वाले बच्चों को इतना समझना है कि सत्र प्रत्यय होता है, उसमें शेष क्या बचता है, अत। अब कैसे बचता है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अत शेष कैसे बचता है, क्योंकि ये समस्या होती है 10th क्लास के लिए। उनको पता नहीं, क्योंकि उनको रटना ज़्यादा अच्छा लगता है, रटने वाली चीज़ कुछ है ही नहीं। अगर आपको कोई कह रहा है इन चीज़ को रट लो, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी उस कहने वाले में है। रटनी कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ को समझना और केवल समझना है। जो ध्यान रखना, दोबारा मैं बताऊँ आपको, सत्र प्रत्यय में लसत्व द्वितीय सूत्र से स वर्ण की तथा उपदेश अजनुनासिक सूत्र से री वर्ण की इस संज्ञा हो जाती है, और केवल अत शेष बचता है। सानच प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय, सानच प्रत्यय में भी लसत्व द्वितीय सूत्र से किसकी इस संज्ञा हो जाएगी, स की, शेष क्या बचेगा, आनच। अब आनच में च है, आनच में कौन आ गया, च है, तो लसक हलंतम सूत्र से च की भी संज्ञा हो जाएगी, तो शेष कौन बचेगा, आन बचेगा। समझे, सानच प्रत्यय में लसत्व द्वितीय सूत्र से स वर्ण की संज्ञा हो जाएगी, और हलंतम सूत्र से च वर्ण की इस संज्ञा हो जाती है, और केवल आन शेष बचता है। क्या शेष बचता है, आन। और तथा आने मुख, कौन सा, आने मुख सूत्र से अदंत अंग के साथ मुख का आगम होने पर, ध्यान रखना, आने मुख सूत्र कौन सा है, आने मुख संस्कृत का सूत्र है, पाणिनि ने लिखा है सूत्र। आने मुख सूत्र से अदंत अंग के साथ मुख का आगम होकर के आन के स्थान पर कई जगह मान भी आदेश होता है। हम पढ़ेंगे कई जगह लगेगा आन और कई जगह लगेगा मान। अब आप पूछोगे मान क्यों लगेगा, तो इसका सूत्र है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सूत्र कौन सा लिखा है, आने मुख। आने मुख, आन आने पर कई बार मुख अर्थात मान का प्रयोग भी किया जाएगा। क्लियर है, तो इसमें शेष बचने वाला रूप कौन सा हो गया, आन और मान। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि सानच प्रत्यय में केवल आन शेष बचेगा, सानच प्रत्यय में आन की जगह कई जगह मान भी शेष बचता है। कई जगह क्या शेष बचता है, मान भी शेष बचता है। किसमें, सानच प्रत्यय में। क्षत्र प्रत्यय बनने से पहले मैं आपको बताऊं, क्षत्र प्रत्यय, क्षत्र और सानच प्रत्यय से बनने वाले शब्द विशेषण शब्द होते हैं। क्षत्र प्रत्यय से और सानच प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन से होते हैं, विशेषणात्मक शब्द होते हैं, वो विशेषता प्रकट करते हैं। क्लियर, ध्यान रखना आप, ये विशेष्य पर आधारित होते हैं। किस पर, विशेष्य पर आधारित होते हैं। बालक कार्य करता हुआ, तो कार्य करता हुआ तो बालक है वहां पर, तो बालक वहां पर विशेष्य होगा, बालिका तो वहां पर विशेष्य होगी। उसके अनुसार बालक पठंती, बालिका पढ़ते हुए, बालक पठन, बालक पढ़ते हुए। तो पठन हमने बालक की तरह लगाया, पठंती हमने बालिका की तरह लगाया। तो कुल मिलाकर के क्षत्र और सानच प्रत्यय से जो बनने वाले रूप है वो कौन से होंगे, विशेषणात्मक रूप होंगे, जो विशेष्य पर सब कुछ अपना निर्भर कर सकते हैं। विशेष्य के लिंग, विशेष्य कौन से लिंग में है, विशेष्य कौन से वचन में है, उसके अनुसार ही क्षत्र और सानच प्रत्यय का रूप चलता है। उनका जो हम रिक्त स्थान भरेंगे या जो पद लाएंगे वो विशेष्य को देख करके लाएंगे। हालांकि हमें क्षत्र सानच पटदन क्षत्र बनाना है, पट और क्षत्र इनका रूप ग्रंथ पठन बनेगा। लेकिन अगर हमें किसी खालिस्तान में लगाना है या किसी शब्द के साथ लगाना है तो उस शब्द का हमें विशेष्य देखना पड़ेगा। भाई पुल्लिंग के लिए पठन लगाना है या स्त्रीलिंग के लिए पठन लगाना है, ये हमें उसको विशेष्य को देख करके मालूम करना है। क्षत्र प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में, क्षत्र प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। क्षत्र प्रत्यय के रूप, अरे हमने पढ़ा था लिट प्रत्यय नपुंसकलिंग में होते हैं, घई प्रत्यय होता है वो केवल पुल्लिंग में होता है। हम क्षत्र प्रत्यय पढ़ रहे हैं, क्षत्र प्रत्यय के रूप और सानच प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। क्लियर है, तीनों लिंगों में आएंगे। इसके बनाए हुए रूप पुल्लिंग भी होंगे, इसके बनाए हुए रूप स्त्रीलिंग भी होंगे, इसके बनाए हुए रूप नपुंसकलिंग भी होंगे। किसके, क्षत्र और सानच प्रत्यय के रूप। क्षत्र प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में हमेशा किसके समान होते हैं, भवत। क्षत्र प्रत्यय से जो पुल्लिंग रूप बनेगा, क्षत्र प्रत्यय से पुल्लिंग का रूप किसके समान बनेगा, भवत शब्द के अनुसार बनेगा। किसके समान बनेगा, भवत शब्द के अनुसार। और प्रथमा एक वचन में यह दीर्घ हो जाता, जैसे भवत का होता है भवान, तो उसका पठन नहीं होता केवल ही, उसके अंदर केवल पठन, भवान भवंतो भवंता है, तो पठन पठनतो पठनता है, पठन होता है वहां पर केवल, यहाँ पर दीर्घ नहीं होता है। भाई भवान करेंगे तो भवत का हो गया, भवत की एक वचन क्या होगा, भवान, तो यहाँ पर ये तो दीर्घ हो गया। लेकिन सानच प्रत्यय में ये दीर्घ नहीं होता है, सानच प्रत्यय में ये क्या होता है, पठन होता है। ये हो गया क्या, भवंतो,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा पठंतो पुल्लिंग, ये होगा भवंता है, ये हो जाएगा पठंत है। तो यहाँ पर दीर्घ की जगह दीर्घ नहीं होगा, यहाँ हर्ष रहेगा, ये केवल इतना हमें जरूर ध्यान रखना है। केवल स्त्रीलिंग में जगत के समान होता है। शत्र प्रत्यांत या शत्र प्रत्यय से बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग में किसके समान चलेंगे? जगत के समान। पुल्लिंग में किसके समान चलते हैं? भवत के समान। और नपुंसक लिंग में भी ये जगत के समान ही चलते हैं। जगत शब्द पुल्लिंग, जगत शब्द, हालांकि हम कह सकते हैं स्त्रीलिंग नदी के समान ही मान सकते हैं, या जगत शब्द का स्त्रीलिंग देखो, जगत तो तकारांत शब्द है, लेकिन भवत के समान मान लो आप, भवत के समान भी चल सकते हैं स्त्रीलिंग के रूप, क्योंकि भवत का रूप भी वही बनता है, स्त्रीलिंग का भवती वाला बनता है। तो हमें इतना ध्यान रखना है, नपुंसकलिंग जो रूप बनेंगे वो किसके समान बनेंगे? जगत के समान बनेंगे। प्रथम एवं द्वितीय के द्विवचन के कुछ जगह नुम का भेद चलता है, जैसे अन, अंति। अब हाँ, ये सुन लो आप भाई, स्त्रीलिंग में कई जगह हमने देखा है तो कई जगह रूप बनेगा इनका, तो कई जगह रूप क्या बनेगा? अंति वाला बनेगा, और कई जगह रूप क्या बनेगा? अति वाला बनेगा। स्त्रीलिंग किसके लिए? शत्र प्रत्यय में। किस प्रत्यय में? शत्र प्रत्यय में कई जगह लगेगा अंति और कई जगह लगेगा अत। इसमें अलग नियम है, वो नियम भी बताएंगे आपको भी। शत्र प्रत्यय के स्त्रीलिंग रूप बनाते समय भवादिगण, दिवादिगण, चुरादिगण, तुदादिगण की धातुओं के साथ अंति जोड़ा जाता है। ध्यान रखना। अब ये धातुएं कौन कौन सी है? ये जब हमने धातु रूप पढ़ा था तो आपको बताया था कि भवादिगण, दिवादिगण, चुरादिगण, तुदादिगण धातुएं कौन कौन सी होगी। उन धातुओं के साथ तो अंति लगता है और बाकी शेष धातुओं के साथ अति लगता है। ये हमें निश्चित ध्यान रखना है। जबकि अन्य धातु जो होगी इनके अलावा उन धातुओं के साथ केवल अति जोड़ा जाता है, न का प्रयोग नहीं होता है। यह हमें ध्यान रखना है। शत्र प्रत्यय नपुंसकलिंग का रूप बनाने के लिए संबंधित धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बना लेना चाहिए। फिर भी उसमें प्रयुक्त न तथा ई वर्णों का लोप करके जो शेष रहता है वह प्रत्यांत रूप हो जाता है। हमें ध्यान रखना है, शत्र प्रत्यय हमें किसी धातु के लगाएंगे तो हमें उसका लट लकार याद होना चाहिए। अगर हमें किसी धातु का लट लकार नहीं आ रहा है तो हम शत्र प्रत्यय बनाने के अंदर ये मान लीजिए अब समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्यों? कैसे? तो देखो आप बता रहा हूं मैं कैसे। जैसे शत्र प्रत्यय हमें जोड़ना है, कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? शत्र प्रत्यय हमें जोड़ना है और धातु के लगाना है, तो इसके लिए विशेष ध्यान रखने की चीज क्या है? हमें लट लकारों का होना आवश्यक है। अगर लट लकार नहीं आ रहे हैं और हम शत्र प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो फिर ये बेकार चीज है। बिना लट लकार के शत्र प्रत्यय का हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। कैसे? मैं बता दूं आपको कैसे। हमें लकार पढ़ा ही नहीं और हम शत्र प्रत्यय पढ़ने चले हैं और फिर हमारे वास्तव में समझ में कुछ आएगा भी नहीं। कारण जैसे मान लीजिए स्था धातु है और स्था धातु के हमें कौन सा प्रत्यय लगाना है? शत्र प्रत्यय लगाना है। अब हमें ये पता ही नहीं है कि स्था धातु का लट लकार क्या बनेगा, स्था का लट लकार क्या बनेगा। अगर हमें इसको पुल्लिंग के लिए जोड़ना है, अब अन बचेगा भवन, भाई भवान हो गया, तो अब इसमें क्या बनाओगे आप? स्थान बनाओगे। स्थान तो गलत है। पहले इस स्था धातु का लट लकार क्या बनेगा? स्था धातु का लट लकार बनता है तिष्ठ के अंदर बनता है, और तिष्ठ के क्या लगेगा? फिर पुल्लिंग में अंशेष बचता है, भवान हो गया ना, तो भवान के अनुसार इसमें चलेगा, तो इससे क्या बन जाएगा? तिष्ठन बनेगा। अब देखो, अब हमें पता ही नहीं है स्था धातु का लट लकार तिष्ठ बनता है। गम धातु वाले लोग, अब गम धातु के सूत्र में लगाना है तो क्या बनाएंगे? गमन। अरे गम धातु का सूत्र पढ़ना है तो गमन थोड़े लगाएंगे, गमन तो गलत है बिल्कुल। गम धातु का लट लकार क्या होता है? गच्छ होता है, तो इसका रूप क्या बनेगा? गच्छन बनेगा। ये दृश धातु है, दृश धातु है, लट लकार नहीं आता है तो हम क्या बनाएंगे? फिर इसका दर्शन बनाएंगे। दर्शन क्या है? गलत है। इसका क्या होगा? पश्चन होगा, क्योंकि दृश धातु का लट लकार बनता है पश्यति, तो इसका क्या बनेगा? पश्चन बनेगा। तो ये शत्र प्रत्यय किस पर निर्भर करता है? लट लकार पर निर्भर करता है। अगर हमें लट लकार नहीं आ रहे हैं तो हम शत्र प्रत्यय का अध्ययन नहीं कर सकते। ये हमें जरूर ध्यान रखना है। हाँ, अब ये पट धातु है तो पट धातु कौन सी होगी? पट धातु चुरादिगण धातु, भाई धातु में आ गई ना। पट का पठन, पठंती, पठत। पुल्लिंग में क्या बनेगा? पठन। स्त्रीलिंग में पठंती, ती बड़ा आएगा, और नपुंसकलिंग के अंदर बनता है पठत। पहले मैं पूरा पुल्लिंग बोल देता हूं। जैसे पट के अंदर बन गया पठन, लिख से लिखन, क्रीड से क्रीडन, हरि से हरन, स्था से तिष्ठन, नृत्य से नृतन, वद से वदन, रक्ष से रक्षयन, भू से भवन, प्रच से प्रच्छन, क्री से कुर्वन। इस प्रकार रूप बनेंगे। इन सब में अंति लगेगा। स्त्रीलिंग में क्या लगेगा? अंति। पठंती, लिख से लिखंती, क्रीड से क्रीडंती, हर से हिरंती,
हरंती, स्तासी, तिष्ठन्ति, अंति लग रहा है इनमें। लेकिन धातु आ गई चिंत, तो यहाँ लगेगा फिर क्या लगेगा, चिन्हवती, चिन्ह धातु में चिन्हवती लगेगा, जान में जानती लगेगा, हन धातु में घंटी लगेगा, सन में सती, सन ये लिया मैंने सती। इस सती में स्त्रीलिंग शब्द है, क्षत्र प्रत्यय और स्त्रीलिंग रूप है। धातु कौन सी है, अस धातु। इसमें अस धातु के क्षत्र प्रत्यय लगाएंगे तो स्त्रीलिंग का रूप क्या बनेगा, ये बनेगा। और पुल्लिंग तो क्या बनेगा, सन। पुल्लिंग में धातु कौन सी होगी, अस धातु का पुल्लिंग क्या बनेगा, सन। क्षत्र प्रत्यय जोड़ने पर बनता है ये। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किन किन में अंति लगेगा, किन किन में अन लगेगा। बनने वाले रूप किस प्रकार से होंगे ये मैंने बता दिया आपको। किस प्रकार बनेंगे, पठन बन गया पुल्लिंग, पठंती बन गया स्त्रीलिंग और पठन बन गया नपुंसकलिंग। अब पठन के जो रूप हैं वो भवत शब्द के समान चलेंगे। भवत शब्द अगर हमने याद किया है तो भवत के अनुसार पठन शब्द चलेंगे। नदी शब्द अगर हमने याद किया है तो नदी के अनुसार ये चलेंगे। और जगत शब्द अगर हमने याद किया है तो जगत के समान फिर ये चलेंगे। ये शब्द रूप तो हमें याद करने पड़ेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अगला आ गया सानस प्रत्यय। सानस प्रत्यय की क्या चीजें हैं मैं बता दूं आपको। सानस प्रत्यय, सानस प्रत्यय का प्रयोग केवल लट लकार के लिए और वर्तमान काल क्रिया के लिए होता है। जैसा मैंने सूत्र प्रत्यय के लिए बताया था वैसा ही वर्तमान काल में भी यदि क्रिया को लगातार जारी रखना है, मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना है, उसके अंदर जारी रखना, तो इस प्रत्यय का प्रयोग हम लगातार और लगातार लगातार करेंगे। किसका, सानस प्रत्यय का प्रयोग। जिस प्रकार से हमने सूत्र प्रत्यय का प्रयोग पढ़ा है, एक वाक्य एक क्रिया चल रही है, उस क्रिया के चलते हुए अगली क्रिया भी हो रही है। ये नहीं कर रहा हूं कि पहली क्रिया समाप्त होने के बाद, नहीं, पहली क्रिया जारी रहेगी। पहली क्रिया जारी रखते हुए ही अगली क्रिया का रूप चलेगा, तब हम सानस प्रत्यय का प्रयोग कर पाएंगे। सानस प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातु के लिए किया जाता है या फिर उभयपदी धातु के लिए भी हम कर सकते हैं। लेकिन परस्मैपदी धातु के लिए हम सानस प्रत्यय, पट धातु है, अब पट तो परस्मैपदी धातु है, गम धातु है, तो गंभीर धातु कौन सी हो गई, परस्मैपदी धातु हो गई। गम के साथ हम सानस प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते, पट धातु के साथ हम सानस प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते। केवल आत्मनेपदी और केवल उभयपदी धातुओं के साथ हम सानस प्रत्यय का प्रयोग हम केवल कर सकते हैं। और चीज दूसरी कि सानस प्रत्यय का प्रयोग हम तीनों वाच्यों में कर सकते हैं। सानस प्रत्यय लसत्वरीते सूत्र से मैंने बताया, से की इत संज्ञा हो जाएगी, च की इत संज्ञा हो जाएगी, शेष बचेगा आन। लेकिन आने मुख इस सूत्र से कई जगह मान भी शेष बचता है। तो कुछ धातुएं आएगी जिनके आन लगाएंगे, कुछ धातुएं आएगी जिनके मान लगाना है। धातुएं कैसी है आप तुरंत देखते ही जान जाओगे किन किन धातुओं के आन और किन किन धातुओं के मान लगता है, क्योंकि उदाहरण आपको पहले से मैंने दे भी दिए हैं, आप उनको आराम से कर सकते हो। आने मुख सूत्र से, किस सूत्र से, आने मुख सूत्र से क्या रहेगा, मान शेष रहेगा। सानस प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है, ये मैंने बताई दिया आपके। पुल्लिंग के जो रूप हैं वो किसके समान चलेंगे, राम शब्द के समान। सानस प्रत्यय में पुल्लिंग के जो रूप है वो किसके समान चलते हैं, केवल राम के समान चलते हैं, ठीक है ना। स्त्रीलिंग के शब्द हैं वो चलते हैं रमा के समान, रमा के समान। और नपुंसक लिंग के जो रूप है वो चलेंगे फल के समान। कैसे भाई, जैसे मान लीजिए हम जिस शत्र प्रत्यय पढ़ा है तो शत्र प्रत्यय के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं, उसी प्रकार से सानस प्रत्यय के रूप भी तीनों लिंगों में चलेंगे। कैसे चलेंगे ये मैं आपको एक बार बता देता हूं थोड़ा और। सानस प्रत्यय, हालांकि हमारे बोर्ड इस बार बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, सानस और शत्र प्रत्यय दोनों प्रत्यय आने वाले हैं, बोर्ड ने डिसाइड किया नए कोर्स के अंदर। बाकी कई प्रत्यय हटे हैं तो उनके में चर्चा भी ज़्यादा इसलिए नहीं करनी है, लेकिन जो प्रत्यय इस बार हैं उनको हमें अभी देख लेना है एक बार। हालांकि प्रत्यय हम पूरे लेके चल रहे हैं क्योंकि विशेष बिना प्रत्यय के हम बढ़ा नहीं सकते। सानस प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, सानस प्रत्यय। पुल्लिंग में शेष क्या बचेगा, स्त्रीलिंग में शेष क्या बचेगा, सानस प्रत्यय में आन शेष बचेगा। तो हमने देख लिया, जैसे मन शब्द है, मन धातु है, तो मन धातु अगर हम लगाएंगे तो पुल्लिंग का रूप क्या बनेगा, मन्य मान है। मन्य मान है राम है से बन गया। स्त्रीलिंग लता बनेगा तो क्या बनेगा, मन्य माना। अब इसका रूप चलो, मन्य माने हैं, मन्य मानव और मन्य माना है, मन्य माना है। अब जो राम के समान जो चल रहा है शब्द जिसका भैया भाई, ये राम है, ये रामो और ये रामहा, ये चलेगा स्त्रीलिंग के समान। और मन्य मानम ये नपुंसकलिंग हो गया, मन्य मानम। तो
ध्यान रखना, हमें सानत प्रत्यय से जो पुल्लिंग के शब्द बनेंगे वो किसके समान चलेंगे? पुल्लिंग के शब्द चलेंगे राम के समान, स्त्रीलिंग के शब्द कैसे चलेंगे? रमा के समान, और नपुंसकलिंग के जो रूप है वो कैसे चलेंगे? फल के समान चलते हैं। किसके समान चलते हैं? फल के समान। सानत प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में चलेंगे। किस किस के अनुसार चलेंगे? जो पुल्लिंग शब्द होता है वो राम के समान चलाना है, जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं वो रमा के समान चलाना है, और जो नपुंसकलिंग के शब्द हैं वो हमें फल के समान चलाना है। इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि शत्र प्रत्यय से बनने वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। उसी प्रकार सानत प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द हैं वो भी क्या होंगे? विशेषण ही होंगे। वो भी क्या होंगे? विशेषण ही होंगे। विशेष्य के ऊपर निर्भर करेंगे। इसे बालिका आ गई तो मन्यमाना आएगा, बालक आएगा तो मन्यमाना आएगा। ये विशेष्य बोलते हैं, और जो ये शब्द बोलते हैं विशेषण बोलते हैं। तो ये जो सानत प्रत्यय से बनने वाले शब्द होते हैं ये विशेषणात्मक शब्द होते हैं। विशेष्य के लिंग और उसके वचन के अनुसार ही कार्य करते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि जिस धातु की लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में अंत्य लगता है उनके साथ आन लगाया जाता है, शेष के साथ मान लगाया जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया आपको। जैसे देखिए लब धातु है, लब के क्या लगेगा? लब मान है। लब के क्या लगेगा? लब मान है। भाई लभंते आ गया ना, भाई लभंते आ गया तो हमने क्या लगा दिया? लब मान है लगा दिया इसके। ठीक है, सेव धातु आ गई तो इसका भी सेव मान्य है क्योंकि सेवंते होता है, सेव मान्य है। दा धातु आ गई, ददाने है, इसमें आन लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है? आन है, ददाने है। क्रीधन सानच कुरुवाण है, क्या लगेगा? कुरुवाण है। लबधन सानच लब माने है, सेवधन सानच सेव माने है, वृद्धन सानच वर्ध माने है, रमधन सानच रम माने हैं, वंदधन सानच वंद माने हैं, ज्ञाधन सानच जानाने हैं बनेगा, सीधन सानच सयाने हैं। वेरी मोस्ट है ये क्री। ये तो ये बिल्कुल ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्री का बनता है कुरवाण है, ध्यान रखना, विशेष तौर से बता रहा हूं मैं। और एक बनता है सी धातु, सी का मतलब होता है सोना, इससे बनता है सयान है। पुल्लिंग बता रहा हूँ, पुल्लिंग के अंदर सयान है बनता है, ये पुल्लिंग के अंदर ये बनता है। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? ये कुरवाणा, ये स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? सयाना। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो इससे बना दिया मैंने आपके। जन से जन माने हैं, जाय माने बन गया, कुप से कोप माने बन गया, वर्त से वर्त माने बन गया। इस प्रकार सानत प्रत्यय के रूप बनेंगे। तो हमें ध्यान रखना है प्रत्येक प्रत्यय में बनने वाला शब्द किसी के अंदर भाववाचक होता है और किसी के अंदर विशेषण होता है। कोई प्रत्यय केवल पुल्लिंगता को प्रकट करता है, कोई प्रत्यय केवल स्त्रीलिंगता को प्रकट करता है, कोई नपुंसकलिंग को, और कई प्रत्यय ऐसे होते हैं जो तीनों लिंगों में होते हैं। आज हमने जो प्रत्यय पढ़ा, पहला लिट प्रत्यय, ये हमेशा नपुंसकलिंग में होगा। दूसरा हमने जो प्रत्यय पढ़ा आज, वो पढ़ा हमने घई प्रत्यय, ये केवल और केवल पुल्लिंग में होता है। तीसरा प्रत्यय पढ़ा हमने शत्र प्रत्यय, ये तीनों लिंगों में होता है। इससे जो पुल्लिंग बनेंगे वो भवत के समान बनेंगे, स्त्रीलिंग नदी मान लो, भवती मान लो, और नपुंसकलिंग वाला रूप वो जगत के समान बनता है। चौथा प्रत्यय बड़ा अंतिम प्रत्यय आज हमने, वो सानस प्रत्यय था। सानस प्रत्यय तीनों लिंगों के अंदर बनता है और ये विशेष्य पद होता है, और पुल्लिंग के अंदर ये राम के अनुसार बनता है। स्त्रीलिंग जो शब्द होगा वो रमा के अनुसार बनेगा, और जो नपुंसकलिंग शब्द होगा वो फल के समान बनता है। उदाहरण आपको बता दिए गए हैं, और भी उदाहरण जितनी भी आवश्यकता पड़ सकती है आप मंगा सकते हैं। आज इतनी क्लास। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।